A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs। तो ये इस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 9 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी सभी लेक्चर्स की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस NCERT के लेक्चर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं। इस सीरीज का पहला सवाल आता है, इस सेट का पहला सवाल है। ये सवाल जो है UPSC द्वारा पूछा गया था असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2021 में। इस सवाल में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो ट्रांसमिट नहीं होती थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स, मतलब जो नहीं ट्रांसमिट हो रही है फाइन ड्रॉपलेट्स के थ्रू, वो कौन सी डिजीज़ है। डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, निमोनिया दिया गया है, कोविड-19 दिया गया है, HIV दिया गया है और ट्यूबरक्लोसिस दिया गया है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको हमने अपनी NCERT सीरीज़ में भी पढ़ा है। मैंने आपको जो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले चैप्टर में आपको बताया था कि कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि फाइन ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती हैं। उसमें से वो डिजीज़ आएंगी जो कि आपकी लंग्स को इन्वॉल्व करती हैं। ऐसी डिजीज़ जब आप बात करते हैं, खांसते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके अंदर आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वो मोस्टली कहाँ पर होंगी आपकी, मेनली वो आपके लंग्स में रिजाइड करेगा उसका वायरस या बैक्टीरिया। तो वो ऐसी डिजीज़ होती हैं। तो निमोनिया जो है वो फैल सकता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू, कोविड-19 फैल सकता है, मास्क लगाते हैं हम उसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस फैल सकता है, खांसते हैं जब तो उसका जो बैक्टीरिया है वो आसपास के एनवायरनमेंट में फैल जाता है। लेकिन जो HIV एड्स है, HIV एड्स के बारे में तो कैंपेन भी चलाया गया था जब काफ़ी पहले कि ये जो है आपको ये दोस्त बनाने से नहीं फैलता, छूने से नहीं फैलता, शेक हैंड करने से नहीं फैलता। तो HIV एड्स किस तरीके से फैलता है, वो हमारे बॉडी के जो सिक्रीशन और बॉडी की जो फ्लूइड्स हैं उससे फैलता है। तो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उससे फैल रहा है अगर, तो कैसे फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा जिसमें कि बॉडी के फ्लूइड एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होंगी जिसमें बॉडी के फ्लूइड एक्सचेंज होते हैं उससे ये फैल सकता है। अदरवाइज HIV या एड्स जो है वो फ्राइन ड्रॉपलेट्स, मतलब अगर HIV का पेशेंट आपके सामने बैठ के बात कर रहा है तो उससे आपको HIV नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो इस वाले जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसमें बताया गया है कि जो निमोनिया है, हल्स में सारे डिजीज़ के बारे में बताया गया है। अगर निमोनिया की बात करें तो निमोनिया इन्फेक्शन जो होगा वो लंग्स में कॉज हो रहा है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या फंगस के द्वारा। निमोनिया का मतलब होता है कि आपकी जो लंग्स है उसकी जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की वो कम उसमें हो जाती है। तो कोई भी कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है जो आपके बॉडी के अंदर निमोनिया कॉज कर सकता है। तो इनहेलिंग द इन्फेक्शन, ये जो इनहेल जो हम करते हैं इन्फेक्शन, वो किस तरीके से कर रहे हैं। निमोनिया का पेशेंट कफ करेगा, स्नीज करेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। और अगर कोई बंदा दूसरा उसके कॉन्टैक्ट में आता है, उसी एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसे भी ट्रांसमिट हो सकता है। सिमिलरली कोविड-19 का जो वायरस है आप जानते हैं हमारी लंग्स के अंदर रिजाइड करता है। तो जैसे जैसे वो पेशेंट बात करेगा, खांसेगा, तो वो सारे के सारे जो वायरस है वो एयर में ड्रॉपलेट्स फैल जाएंगे। और अगर उसी एयर के अंदर कोई दूसरा, उसी मतलब आपको कितना बोला जाता है 1 मीटर की दूरी जो है, क्योंकि वो वायरस, बैक्टीरिया जो हमारी ब्लड, जो हमारी ड्रॉपलेट्स जब हम बात कर रहे हैं तो जो ड्रॉपलेट्स फैलती हमारे मुंह से निकल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक जा सकती है। तो 1 मीटर से ज़्यादा उसकी रेंज नहीं होगी। जो आपको दिखाई भी नहीं देंगी ड्रॉपलेट, तो भी बात करने की वजह से जो हम एक्सेल कर रहे हैं एयर, उसके साथ भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आते हैं। तो इसकी वजह से कोविड-19 के केस में भी मास्क पहनना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन की तरह ये फैलता है। फिर मैंने आपको बताया था ट्यूबरक्लोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, जो कि लंग्स को अपना निशाना बनाता है। तो वो भी कफिंग और स्नीजिंग के साथ, वायरस जो है स्पिट के साथ भी जो है बैक्टीरिया जो है वो बाहर आ जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस के केस में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बट HIV जो होता है वो इस तरीके से नहीं फैलता। HIV फैलेगा कॉन्टैक्ट के थ्रू, जो कि बॉडी फ्लूइड का कॉन्टैक्ट है। तो यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस स्लाइड। HIV क्या करता है, वो हमारी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उसे कहा जाता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर जाके अटैक करता है। वो जो हमारे बॉडी की CD4 सेल्स होती हैं उनको जाके कम कर देता है, मतलब हमारी जो T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स हैं उनके ऊपर जाके वो अटैक कर देता है। तो उस अटैक होने की वजह से वो हमारी सेल्स अगर मर जाएंगी तो हमारे शरीर में अगर कोई फिर से इन्फेक्शन आता है, HIV के पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है, HIV का पेशेंट कभी HIV से थोड़ी ना मरता है,
HIV का पेशेंट बनता है सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने की वजह से। जो HIV का पेशेंट होता है उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है क्योंकि उसकी जो इम्यून सिस्टम वाली जो सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देती है। तो उसकी वजह से अगर उसे कोई छोटा सा भी इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर HIV के पेशेंट को निमोनिया हो गया, कुछ भी और इन्फेक्शन हो गया, तो वो उस इन्फेक्शन की वजह से मरता है क्योंकि उसका जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म जो काम करता है नॉर्मल लोगों में, वो काम करना बंद कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा सवाल था। दिस फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो CAPF एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि आसान सवाल था। दूसरा सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। किसी मटीरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई और तरीके की प्रॉपर्टीज में से हो सकती है। तो लश्कर की बात की है, चमक, हार्डनेस, रिएक्शन विद एयर एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है? ये सब लश्कर फिजिकल प्रॉपर्टी है, हार्डनेस फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट रिएक्शन विद एयर ये केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर भी वही है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी दो तरीके की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज डिटरमाइन विद इफेक्ट टू चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो दो तरीके की हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है और फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव के अंदर जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, अगर वो उसका कलर एक लाल है तो लाल ही रहेगा, टेस्ट वैसा का वैसा रहेगा। अमाउंट ज़्यादा या कम करने से ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कोई पानी है तो पानी का अमाउंट अगर ज़्यादा कर देंगे कम कर देंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, उसका मेल्टिंग जो टेम्परेचर है वो तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा। दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर? अमाउंट के ऊपर। तो मास, वॉल्यूम, लेंथ, शेप, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है। फिर बात होती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हाउ द सब्सटेंस रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एसिड, वाटर, इनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। यही सवाल में आपसे पूछा गया था कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है। तो उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, आप इनको रीड कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस, ट्रांसलूसेंस, ये सारी भी आप इसको रीड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि हमें किसी सब्सटेंस में थ्रू एंड थ्रू दिखाई दे रहा है। ओपेकनेस क्या होती है कि हमें उस सब्सटेंस के अंदर से दिखाई नहीं देता। ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि उसके ऑब्जेक्ट में से हम द मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, वो ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, तो ये सारी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तीसरा सवाल जो इस सेट का सवाल है वो है कि ये UPSC CDS एग्जाम में पूछा गया है, 2021 का ये सवाल है। एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, किससे एल्यूमिनियम हम मैन्युफैक्चर करते हैं? तो ये अलग अलग जो है ओर्स के नाम दिए गए हैं, कॉपर ओर से, बॉक्साइट ओर से, मीका ओर से या मैग्नीशियम ओर से। तो अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको ओर्स के। आपको बताना है कि इसमें से एल्यूमिनियम किस पे से निकलता है। पूरा NCERT का क्वेश्चन है। हमने अपनी NCERT की केमिस्ट्री क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है हमने कि हमें रट लेना है। NCERT के अंदर चार्ट दिया हुआ है कि कौन सा ओर से कौन सा मेटल रिलीज एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो क्योंकि एल्यूमिनियम जो है कौन सा उसके ओर्स को हमने लर्न किया था, बॉक्साइट को हमने लर्न किया था, तो ये उसका आंसर है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओर क्या होते हैं। अगर आप बात करते हो ओर्स जो होते हैं वो एक तरीके के, मतलब अगर आपको कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको कोई मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको केमिस्ट्री की क्लास में भी पढ़ाया था। तो मेटल्स क्या करते हैं, दूसरे दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको अलग करना पड़ता है। किस में से? मेटल ओर में से। तो मेटल ओर क्या होगा? एक कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस होगा, एक ऐसा मिनरल होगा जिसमें से उस पर्टिकुलर मैटर जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता मिलेगी आपको उसके अंदर। मान लीजिए आपको सोना निकालना है, तो सोना आपको कहाँ से मिलेगा? सोना आपको हो सकता है तरह तरह की जगह पर सोना हो, लेकिन हो सकता है भाई इतने सारे मिट्टी के बीच में 0.0001% हो। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे निकालना उसको पॉसिबल है। तो इसलिए जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की अधिकता होती है उसको कहा जाता है ओर। तो अगर हम बात करते हैं मेटलर्जी की, तो मेटलर्जी वो ब्रांच है साइंस की, वो ब्रांच होती है जिसमें कि हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग मिनरल से, अलग अलग ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कंटामिनेटेड जो हमें अर्थली मेटल मिलते हैं, अनडिजायरेबल मटेरियल मिलता है, उसे गैंग कहा जाता है। तो ये भी एक आपको फैक्ट जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी NCERT में मेंशन है।
तो गैंग किसको कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं मेटल को उसके ओर से, तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, फिर होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड देन होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इन सारे प्रोसेसेस को मैंने आपको चैप्टर 11 जो है, क्लास 11 जो है उस केमिस्ट्री, उसके चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको ये जो एनसीईआरटी का चार्ट आपको दिया गया है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। इसमें मेटल का नाम बताया गया, उसके पॉसिबल ओर्स के नाम इसके अंदर लिखे हुए हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट ओर होता है बॉक्साइट, जिसको आपको लर्न करना है, द बॉक्साइट और कैलोनाइट। आइट किसके पीछे लगा होता है, बॉक्साइट, कैलोनाइट। तो ये जो आइट से भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो होता है इसके अंदर भी आईटी ही लगा होता है, पायराइट के अंदर भी लगा होता है। तो आपको क्या करना है, बॉक्साइट और कैलोनाइट जो है ये आपके एल्यूमिनियम के ओर है, आयरन के ओर में हेमेटाइट मैग्नेटाइट, साइडराइट, आयरन पायराइट, ये सारा आपको लर्न करना है। कॉपर के ओर्स लर्न करने हैं, जिंक, लेड, टिन, सिल्वर। मतलब दिस चार्ट इज फॉर योर रिविजन पर्पस। आपको इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ये चार्ट, इतना चार्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इन सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसमें से आपको एक ना एक ओर के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि किस मेटल का ओर है, या फिर इसमें से कौन सा ओर जो है इस मेटल को बिलोंग नहीं करता। तो इस तरीके से आपसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आई विल इंसिस्ट कि आप इस वाले चार्ट को ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिए। फिर आपको देख सकते हैं कि बॉक्साइट का ओर से निकाला कैसे जा सकता है, ये पूरा प्रोसेस दिया गया। इस प्रोसेस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एनसीईआरटी का, तब मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको बताया था कि किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है। इतना डिटेल प्रोसेसिंग समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट येस दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल जो है इस सेट का वो है आपके सामने, बहुत ही सिंपल बेसिक सा सवाल है ये। इसमें पूछा गया फिल्ट्रेशन, डीकेंटेशन, थ्रेशिंग और सीविंग, ये चारों मेथड्स के नाम दिए गए हैं। इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से सेपरेशन ऑफ मटेरियल के मेथड्स है। तो अब ये सवाल कहाँ से उठाया गया है, ये सवाल सीधा का सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था ये टॉपिक। तो ये सब के सब जो मेथड है, फिल्ट्रेशन भी, डीकेंटेशन भी, थ्रेशिंग भी और सीविंग भी, ये सब के सब मेथड से हम मटेरियल को अलग करते हैं। सेपरेशन ऑफ मटेरियल का ये मेथड है सब के सब। अब आप इसको समझ लेते हैं कि ये चारों के अंदर फ़र्क क्या होता है। तो जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मटेरियल जो होता है वो तरह तरह से हम कर सकते हैं। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ये सारे के सारे इसके अंदर मेथड्स दिए गए हैं। इसमें से हम बात कर लेते हैं। हैंड पिकिंग तो बहुत आसान है, आपने हाथ से चुन चुन के निकाल दिया। फिल्ट्रेशन, जिसमें कि फिल्टर यूज़ किया जाता है। डीकेंटेशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए। विनोइंग में हम इसको ग्रेविटी के यहाँ पे एक पंखा चला देंगे तो जो भारी वाला होगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा और जो हल्का होगा मटेरियल वो दूर चला जाएगा। हैंड पिकिंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, जो मिट्टी होगी पानी से अलग हो जाती है। डीकेंटेशन में क्या हुआ, प्रेसिपिटेट जो है और क्लियर वाटर, मतलब ये जो नीचे बैठ गया और हमने इसको क्या किया, ऊपर वाले को छान लिया। सेडिमेंट बना पहले, फिर डीकेंटेशन किया और दूसरा इसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मेथड हैं। बहुत ही सिंपल से मेथड थे। क्लास 6 और क्लास 7 में हमने इसको पढ़ा था। बट येस, आपको उसके नाम पता होना चाहिए। जैसे विनोइंग में क्या हो रहा है, थ्रेशिंग में क्या हो रहा है, कैसे हम निकाल रहे हैं, किसान करते हैं थ्रेशिंग, विनोइंग कर रहे हैं, डीकेंटेशन कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। तो इन सब से हम क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं, सीविंग कर रहे हैं। तो इससे हम मटीरियल्स को अलग अलग कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सवाल आपको इस सेट में दिखाई दे रहा है वो आपसे अगेन 2021 में असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो पोटैटो चिप्स होते हैं, जो चिप्स आप खाते हो पोटैटो चिप्स, उसके जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस को भरा जाता है, किस चीज़ के लिए, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। फ्लश विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। अब आपसे ये सवाल पूछा गया था, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। हमने एनसीईआरटी के टॉपिक में जब रैंसिडिटी को हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था। ये जो गैस है इसमें नाइट्रोजन की बात की जा रही है। नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रैंसिडिटी होती क्या है। अगर हम रैंसिडिटी की बात करते हैं तो रैंसिडिटी जो होती है वो होती है एरियल जब ऑक्सीडेशन हो जाती है फैट्स की और ऑयल की। अगर फैट और ऑयल को अगर आप ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी धीरे धीरे। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाएगी उस ऑयल के अंदर या उस फैट के अंदर, घी के अंदर, ऑयल के अंदर। आपने देखा होगा घी या ऑयल रखे रखे ख़राब हो जाते हैं अगर आपने उसको ठीक से एयरटाइट कंटेनर में बंद नहीं किया। तो उसे हम कहते हैं रैंसिडिटी। एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो चिप्स जब हमें रखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप रख दोगे तो आपको उसके अंदर से बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है।
प्रिवेंट कैसे कर सकते थे हम इसको हम एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं फूड में, हम इसको नाइट्रोजन गैस डाल सकते हैं, हम इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल सकते हैं बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, और हम उसको लाइट से दूर स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो फैट का और ऑयल्स का रेंसिडिटी को प्रिवेंट करती हैं। गैस अगर हम डालते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। इसी तरीके का एक और सवाल बनता है कि जो पैकेट होता है, चिप्स के पैकेट होते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं पहाड़ों में जाते हैं तो एक्स्ट्रा फूले हुए मिलते हैं, तो ये बताइए उसका क्या कारण होता है। अगर किसी को समझ में आता है, अगर किसी को आता है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, राइट। हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगले किसी ना किसी क्वेश्चन सीरीज में लेके। विच ऑफ द नेक्स्ट सवाल आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। हमने देखा था सेडिमेंटेशन में क्या होता था, एक बीकर था, उसके अंदर नीचे सेडिमेंट इकट्ठे हो गए। डीकेंटेशन में हम क्या कर रहे थे, उसी बीकर को हमने ऐसे खाली कर दिया, नीचे वाले सब्सटेंस नीचे रह गए और जो हल्का वाला सब्सटेंस था वो अलग हो गया। उस तरीके से डीकेंटेशन और सेडिमेंटेशन से किसको हम अलग नहीं कर सकते। इम्प्योरिटीज इन पल्सेस, दालों के बीच में कोई गंदगी जमा हुई है, इसको कर सकते हैं। ऑयल एंड वाटर को अलग कर सकते हैं। सॉल्ट एंड वाटर को, सैंड और वाटर को कर सकते हैं। सॉल्ट और वाटर को कर सकते हैं। किस किस को हम कर सकते हैं, किस किस को नहीं कर सकते, नहीं सेपरेट हो रहा। पानी के अंदर नमक मिला हुआ है, सैंड के अंदर वाटर मिला हुआ है, ऑयल के अंदर वाटर मिला हुआ है, इम्प्योरिटीज इन पल्सेस। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको सेडिमेंटेशन वाले मेथड से करोगे तो ऑयल वाटर अलग हो जाता है, मिट्टी और पानी भी अलग हो जाता है, दालों के बीच में इम्प्योरिटी भी अलग हो जाती है। लेकिन सॉल्ट के बीच में से वाटर अलग नहीं होता है, या वाटर के बीच में से सॉल्ट के बीच में से वाटर को निकालना, डीकेंटेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस आप समझ चुके हैं। ये वाला सेडिमेंटेशन है, ये डीकेंटेशन प्रोसेस है। सॉल्ट जो वाटर के साथ मिक्स होता है वो उसके बीच में चला जाता है, उसके स्पेसिस के बीच में। तो जो सॉल्ट और वाटर है ये कंप्लीटली सॉल्यूबल है। तो ये जो सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन मेथड उन्हीं मिक्सचर्स में यूज़ होता है जो कि कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं है, जो अलग अलग लेयरिंग बना रहे हैं। बट क्योंकि सॉल्ट जो है और वाटर जो है पूरा सॉल्यूबल है, तो इसको हम इससे नहीं अलग कर सकते। तो कौन से मेथड से अलग करेंगे, तो हम इसको इवेपोरेशन, बॉइलिंग करके इसको अलग करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम इसको अलग करते हैं सॉल्ट एंड वाटर को। इसमें हम पानी को बहुत ज़्यादा उबाल देंगे, इतना उबाल देंगे कि उसका नमक जो है, या फिर नमक वाले पानी को आप रख दीजिए, पानी उड़ने दीजिए, इवेपोरेशन सेम बात है, तो नमक अलग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा गया सवाल। इसमें पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है ब्लड में। ब्लड में ऐसा क्या मिल जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हीमोग्लोबिन, नहीं, हीमोग्लोबिन तो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। लेड मिलने से होता है, नाइट्रेट मिलने से होता है, या मैथ हीमोग्लोबिन बनने से होता है। मैथ हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है जब ब्लड, तो मैथ हीमोग्लोबिन बन जाता है। लेड की मिक्सिंग से होता है या नाइट्रेट की मिक्सिंग से होता है। अगेन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। तो अब मैथ हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो अब हो क्या रहा है, जब भी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसको हम इन्फेंट मैथ हीमोग्लोबिनिया कहते हैं, हीमोग्लोबिनिया कहा जाता है, ये कंडीशन है जहाँ पे बेबी की स्किन जो है वो ब्लू हो जाती है। ये किस वजह से होता है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बेबीज ब्लड। उसके पास ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ये कमी होती क्यों है, अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसमें पूछा गया था किस चीज़ की अधिकता हो जाएगी ब्लड में तब वो ब्लू बेबी सिंड्रोम बनेगा। तो मेट हीमोग्लोबिन की अधिकता हो रही है। हो क्या रहा है, हीमोग्लोबिन तो एक प्रोटीन है, एक पिगमेंट है जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके लिए ज़रूरत होता है, हीमोग्लोबिन का नाम का जो पिगमेंट है वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन नाम के पिगमेंट से, इसी वजह से हमारी जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। तो जब ब्लड इज अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन देन द बेबी टर्न्स ब्लू। अब जो बेबी है उसका जो हीमोग्लोबिन है वो मैथ हीमोग्लोबिन बन गया, तो अब उसका जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा। ये होता क्यों है, कॉज जो है इसका वाटर कंटैमिनेटेड विद नाइट्रेट। जब वाटर का कंटैमिनेशन होता है नाइट्रेट से, तो जब बेबी ऐसे वाटर को ड्रिंक करता है तो नाइट्रिक रिच वाटर को, तो बॉडी कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स, और जो नाइट्राइट्स होते हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं और मैथ हीमोग्लोबिन बना देते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता। तो सिंपल सा आपको एक फंडा समझना है, मैथ हीमोग्लोबिन बन रहा है बॉडी में। आप इसे कंफ्यूज कर सकते थे नाइट्रेट के साथ भी, लेकिन नाइट्रेट कहाँ पे प्रेजेंट था, नाइट्रेट पानी में प्रेजेंट था। जो पानी बच्चे ने पिया
उसमें जो नाइट्रेट प्रेजेंट था उसने क्या किया, ब्लड के साथ रिएक्शन कर, मतलब नाइट्रेट से वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया और फिर जो नाइट्राइट थे उसने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया और फिर वो मेथहीमोग्लोबिन बन गया। तो नाइट्रेट जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में, फार्मिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि ये फर्टिलाइजर से कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है। नाइट्राइट, नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर हैं उससे नाइट्रेट जो है वो लीच आउट कर जाता है पानी में, और जो लोग फार्मिंग कम्युनिटी के लोग हैं उनका पानी में मिक्सिंग हो जाती है नाइट्रेट्स की, उनके बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है क्योंकि वो नाइट्रेट से कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं। नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में चेंज होता है और नाइट्राइट जो है बॉडी के अंदर मेथहीमोग्लोबिन बना देता है ब्लड के साथ मिलकर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बच्चा जो है ये देखिए ब्लू कलर का हो जाएगा, साइनोसिस उसको हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो उसको साइनोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। मतलब साइनोसिस क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन अराउंड माउथ है और हैंड की स्किन, चीक्स की स्किन पूरी ब्लू हो गई है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लू बेबी सिंड्रोम से जुड़े हुए घुमा फिरा के सवाल आपसे और भी पूछे जा सकते हैं। आपसे इस तरीके से सवाल बन सकता है कि भाई फर्टिलाइज़र की कंटामिनेशन से कौन कौन से डिजीजेज हो सकते हैं, उसमें से एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। अभी जो है पानी की कंटामिनेशन से और कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं उसका ये चार्ट दिया गया है, आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिए। जैसे कि आर्सेनोसिस हो सकता है, आर्सेनोसिस आर्सेनिक की पॉइजन की वजह से हो सकता है, उसके इफेक्ट क्या क्या आते हैं, उसके सोर्सेज क्या होते हैं ये आप पढ़ लीजिए। फ्लोरोसिस हो सकता है, जो फ्लोरोसिस होगा आपके दांत और हड्डियों को खराब कर देता है फ्लोराइड की कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से। लिवर डैमेज हो सकता है, केमिकल्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये वाले चार्ट में आप पूरा पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से केमिकल जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है इस सेट का वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरिवर्सिबल चेंज। देखिए जब ऐसे सवाल होते हैं तो आपको स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ना होता है, नॉट एन इरिवर्सिबल चेंज। तो अब आप ये देख लीजिए, कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में आपने नॉट नहीं पढ़ा, आपने रिवर्सिबल चेंज इसको समझ लिया। ऐसा ना करें, जब आप ऐसे सवालों को पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो कौन सा नहीं है इरिवर्सिबल चेंज, तो इरिवर्सिबल चेंज कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लो। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो दूध है वो फट गया है या उसका दही बन गया है, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। ब्लूमिंग ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर से दोबारा बड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ एन एग, एग से आप दोबारा वैसा का वैसा अंडा बना सकते हो? नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन ब्लोइंग ऑफ अ बलून, बलून को फुलाया आपने, उसको दोबारा से उसकी हवा निकाल सकते हो, तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है। बहुत ही बच्चों वाला सवाल था, बट सिर्फ ट्रिकी सवाल इसलिए है क्योंकि इसका स्टेटमेंट ट्रिकी है। तो ऐसे सवाल जो होते हैं आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे, एकदम सिंपल सवाल होंगे, उसका स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी होगा। मतलब ट्रिकी इन द सेंस छोटा सा ट्रिक होगा उसके अंदर, नॉट एन इरिवर्सिबल। तो आपका ब्रेन जो है इसको जल्दीबाजी में, जब आप एंजाइटी में होते हैं, जब आप जल्दीबाजी में होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका ब्रेन नॉट वर्ड को स्क्रिप्ट कर सकता है, IR रिवर्सिबल पढ़ सकता है उसको, राइट। इसका सॉल्यूशन ये सारा सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में फ़र्क क्या होते हैं ये आपसे पढ़ लीजिए। जो दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते अपनी ओरिजिनल स्टेट में उनको रिवर्सिबल चेंज कहा जा सकता है। इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो अपनी स्टेट में दोबारा से आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेट का जो कि CDS एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, कि कौन से एलिमेंट हैं इज नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। हमने मेटल वाले चैप्टर में, NCERT का क्वेश्चन है अगेन, हमने मेटल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है उसमें कि आप जो है एक्सेप्शंस को ज़रूर पढ़ लीजिए। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो तो पढ़नी ही है आपको, बट एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी आपको पढ़नी है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयोडीन, इसमें से पूछा गया नॉन मेटल है ये सब। इन नॉन मेटल में से लस्ट्रस कौन है, चमकता कौन है? तो हमने एक्सेप्शंस में पढ़ा था आयोडीन के बारे में, तो आयोडीन ही चमकता है। तो ये सिंपल सवाल था, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। जो लस्टर होती है उसको बोलते हैं चमक, और ये मेटल्स का एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्ट्रस प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर जो होते हैं सारे के सारे मेटल्स आते हैं, बट कुछ यूजुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, लेकिन कुछ नॉन मेटल जो हैं वो भी ये प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, जिसमें आता है डायमंड, ग्रेफाइट भी चमकता है आपको जिससे पेंसिल बनती है, और आयोडीन भी आपको कई बार चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आयोडीन जो है एक एक्सेप्शनल है जिसके अंदर लस्टर होती है। सॉलिड इज रिलेटिवली दिस सॉलिड इज रिलेटिवली वॉलेटाइल एंड इट सबलाइम्स व्हेन हीटेड अ वॉयलेट कलर गैस इसमें से निकलती है। तो आयोडीन एक एक्सेप्शन है।
लास्ट सवाल इस सेट का आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट लिपिड्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी जा रही है, लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स जो होते हैं कंप्राइजेज ऑफ फैट्स, ऑयल एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल, सब में होते हैं। दे फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, ये दूसरी स्टेटमेंट है। लिपिड्स प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको लिपिड के बारे में। पूछा गया है कि फैट का, ऑयल का और कोलेस्ट्रॉल का, तीनों का कंपोनेंट है, वो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। लिपिड्स प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये भी हम जानते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है ये पूरा का पूरा। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है, और फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, ये हम जानते हैं। तो इसमें से पूछा गया कौन से स्टेटमेंट ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गए, सारे के सारे इसमें से स्टेटमेंट ठीक है। फैट का, ऑयल का और कोलेस्ट्रॉल का भी कंटेंट है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड फैट को कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ऑब्वियस सी बात है, करेगा ही करेगा। तो लिपिड जो टर्म है, इसको अम्ब्रेला टर्म को लिपिड कहते हैं हम, जो फैट, ऑयल और कोलेस्ट्रॉल तीनों की अम्ब्रेला टर्म है। ये जो डिफरेंट फैट्स होते हैं, फैट एंड ऑयल इज फिजिकल, फैट इज हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है तो उसे फैट कहते हैं, जिसका कम होता है, जो रूम टेम्परेचर पे जमा नहीं होता उसको हम ऑयल कहते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है लिपिड्स का, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में भी ज़रूरी है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। एसेंशियल किसके लिए, ब्रेन जो होता है ना हमारा दिमाग, मैंने आपको नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया तभी भी आपको ये बात बताई थी मैंने, कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो नर्व्स हैं, उसकी फंक्शनिंग के लिए हमें फ़ैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो उसकी कवरिंग होती है हमारी नर्व्स की, वो फैट की बनी होती है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, या कोई ऐसे बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं जो ये सोचते हैं कि हम 0 फैट पे अपनी बॉडी को ले आएंगे, तो बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि फ़ैट जो है हमारे लिए ऑप्टिमम अमाउंट का फ़ैट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, हमारे वाइटामिन्स को अब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है, हमारे कुशन्स, हमारे ऑर्गन्स को कुशनिंग प्रोवाइड करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो लिपिड बेस्ड हार्मोन होता है, वो काम भी तभी करता है जब फैट्स हमारे बॉडी में ऑप्टिमम अमाउंट में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी, उसका फंक्शनल इंटीग्रिटी वो भी लिपिड से बनी होती है। लिपिड हमारी एनर्जी सोर्स है। मान लीजिए आप फंस गए कहीं पे, तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स तो खत्म हो जाएंगे, तो लिपिड ही आपकी एनर्जी का काम करेंगे। हीट इंसुलेशन में भी हमारे लिपिड्स, फैट्स जो है काम करते हैं। तो दिस वाज द चैप्टर। इसमें हमने कुछ सवालों को देखा। आई होप आपको ये सवाल पसंद आए होंगे और आपको इससे बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। देखिए, सवालों के साथ लर्न करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। आप सवाल तो देखते ही देखते हैं, आपको सवाल के आयाम समझ में आते हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने के कितने तरीके के आयाम हो सकते थे। ये डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, ये एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता था। साथ साथ में मैं अपनी सीरीज़ के अंदर लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड करती जा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि आपको पढ़ना किस लाइन्स पर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसे किस लाइन पर पढ़ना है कि आप जो है सवालों को सॉल्व कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप इससे जुड़ी हुई अंडरस्टैंडिंग के बेस पे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।